ये जो प्रो स्टाइल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर राइटर में से एक प्रो स्टाइल जरूर आता है, प्रोज राइटर्स में से एक प्रो स्टाइल एक राइटर का जरूर आएगा। अभी आप थोड़ा फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है, बहुत सारे, जैसे अब ये कॉमन क्वेश्चन है प्रोज राइटर का, ठीक है, कि प्रो स्टाइल आप बयान करें। इसमें आप ये देखें कि जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स या सेंटेंसेस या जो भी इसका होता है ना, वो आपने एक ही याद कर लेना, अनलेस कि आप लोग एडवर्ड ज़ैड की जगह प्रोज राइटर का नाम चेंज कर देंगे। वो आपका एक स्ट्रॉन्ग सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनता है। सेम इज द केस अगर सटायर का क्वेश्चन आता है, आयरनी का आता है, तो वो मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ कि बेटा ये स्ट्रक्चर है, आपने इस स्ट्रक्चर के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें, स्टाइल इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ प्रोज। इट इज द लिटरेरी एलिमेंट दैट डिस्क्राइब्स द वेज दैट द ऑथर यूजेस वर्ड, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिगरेटिव लैंग्वेज एंड सेंटेंस arrangement which work together to establish mood, images, and meaning in text. Style describes how the author describes events, objects, and ideas. An author's style is what sets his or her writing apart and makes it unique. Edward Said is distinguished prose writer of 21st century. Most of his writing are about discourses of imperialism. ठीक है, स्टाइल जो है वो एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है प्रोज का, और ये एक लिटरेरी एलिमेंट है जो डिस्क्राइब करता है उन वेज को जो ऑथर वर्ड्स में यूज करता है, यानी कि ऑथर वर्ड्स को यूज करता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करता है, फिगरेटिव लैंग्वेज आपको पता ही है, ये जो लिटरेरी टर्म्स हैं इसको हम फिगरेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। और सेंटेंस अरेंजमेंट वही सिमेंटिक्स, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को ही कहते हैं, विच वर्क टुगेदर टू एस्टैब्लिश मूड, इमेजेस एंड मीनिंग इन द टेक्स्ट। और स्टाइल ही एक्चुअली डिस्क्राइब करता है कि ऑथर किस तरीके से डिस्क्राइब करता है इवेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को और आइडियाज को। एंड ऑथर स्टाइल इज व्हाट सेट his or her writing apart and make it unique. एडवर्ड सैड जो है वो एक डिस्टिंग्विश प्रोज राइटर 21st सेंचुरी का। मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग्स आर अबाउट डिस्कोर्सेस ऑफ इम्पेरियलिज्म, ठीक है। उसने डिस्कोर्सेस लिखे हैं, एसेज लिखे हैं इम्पेरियलिज्म पे, इस्लाम पे, पैलेस्टीनियन कॉलोनाइजेशन बाय इसराइल, ठीक है। इसराइल ने जो कॉलोनाइज किया फ़लस्तीन को, उसने उसके ऊपर लिखा है, एंड म्यूजिक। Sad style of writing can be studied in thematic analysis of his essays and books. और सैड का ये स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है वो कैन बी स्टडीड इन थीमेटिक एनालिसिस, हम इसका कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर थीम्स। थीमेटिक एनालिसिस क्या होता है? थीमेटिकली किसी भी ऐसे को एलिब्रेट करना, किसी भी राइटिंग को एलिब्रेट करना, उसको थीमेटिक एनालिसिस कहते हैं। जैसे हमने पोएम्स का थीमेटिक एनालिसिस किया था, ठीक है। पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ आइडेंटिटी, पैराडॉक्सिकल कहते हैं टू ऑपोजिट, आमने सामने रख के किसी चीज का मवाजना करना, ठीक है। पैराडॉक्स, ऑपोजिट, मवाजना करना दो चीजों को। तो पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। डुअल आइडेंटिटी इसको हम कह सकते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ एग्जाइल, रिपीटेशन ऑफ आइडियाज, writer as theorist, interrogative introduction, imperialistic allusions, musicality of text and coining new terms are salient feature of Said prose style। और जो है ये सारी चीज़ें जो है, यानी कि इंटेरोगेटिव इंट्रोडक्शन है, इम्पेरियलिस्टिक एल्यूजन्स हैं, म्यूजिकलिटी ऑफ टेक्स्ट है, कॉइनिंग न्यू टर्म्स, ठीक है। न्यू टर्म्स जो उसने कॉइन की हैं इसके अंदर बताई हैं, वो सब जो है एक्चुअली ये सैड के प्रो स्टाइल की सेलिएंट फीचर है। द पैराडॉक्सिकल पोजीशन इसमें देख लेते हैं। एज critic, political commentator, literary and cultural theorist or New York citizen, Edward Said demonstrates the often paradoxical nature of identity in an increasingly migratory and globalized world. In him, we find a person located in a tangle of culture and theoretical contradictions. Contradictions between his political voice and professional position, contradictions between different ways in which he has been read, contradictions in the way he is located in academy, the intimate connection between Syed's identity and his cultural theory, and paradoxes these reveal show us something about the contra-
contradictedness and complexity of cultural identity itself। उसके बाद है सेलिब्रेशन ऑफ एग्जाइल। ठीक है, एग्जाइल कहते हैं जिला वतन हो जाना। सैड celebrates exile in his prose, whatever he writes we see an intangible effect of nostalgia and thirst for root। तो वी सी एन इंटेंजिबल इफेक्ट ऑफ नॉस्टैल्जिया। ठीक है, हमने उसके नॉस्टैल्जिया मीन्स के पैसिमिज्म देखी है, थ्रस्ट फॉर रूटलेस, एक थ्रस्ट देखा जो जो रूटलेसनेस, यानी कि जो भी उसने लिखा है हमने उसके अंदर एक कोई, जैसे हमने कोई उसकी राइटिंग के अंदर कोई दुख देखा है, नॉस्टैल्जिया देखा है, कोई गम देखा है, और शायद रूटलेसनेस, थ्रस्ट फॉर रूटलेसनेस, यानी कि इंसान के कल्चर को तब रूट क्या है, बेसिकली हमारा कल्चर है ना। ठीक है, वो है ना कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो रूटलेसनेस क्या है, बेसिकली हम अपने रूट्स को छोड़ देते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। बिकॉज ऑफ ऑल ट्रामा एंड पेन ऑफ होमलेसनेस ऐसी सब, क्योंकि हर वो ट्रामा और पेन ऑफ होमलेसनेस जो कि उसने इस एग्जाइल जिला वतनी की वजह से काटा है। दिस प्लेसेस the exile in a singular position with regard of history and society, but also in a much more anxious and ambivalent position with regard to a culture. Exile is a mind of winter, in which the pathos of summer and autumn, as much as the potential of spring, are nearby but unobtainable। ठीक है, ये जो है एक माइंड ऑफ विंटर है कि आप समर और ऑटम जो है इन विच पैथोज ऑफ समर एंड ऑटम्स मतलब होते तो हैं उसके अंदर, लेकिन एज मच एज द पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग आर नियर बाय, जैसे पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग तो उसके पास होता है, लेकिन इंसान के लिए वो अनअटेनेबल होता है, अनऑब्टेनेबल होता है, वो उसको ऑब्टेन नहीं कर पाता, यानी कि बाहर उसके बहार होती है, लेकिन ड्यू टू एग्जाइल वो उस बहार को एंजॉय नहीं कर पाता। Perhaps this is another way of saying that the life of exile moves according to a different calendar and is less seasonal and settled than life at home। ठीक है, अपने घर में अपनी मट्टी पे जो है जिंदगी गुजारना वो बहुत डिफरेंट है। आप कभी देखें जो ओवरसीज लोग होते हैं ना, वो अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो जब ये देखते हैं कि हम पाकिस्तान से दूर हैं, वहाँ पे हमारा कल्चर है, हमारे बच्चे ये यहाँ पे क्या अंग्रेज बन गए हैं, तो आप कभी उन माओं से जाके पूछें, फिर एहसास होता है कि वी आर, मतलब हम कितने ब्लेस्ड हैं। तो जो लोग बाहर रह रहे होते हैं ना, उनसे पाकिस्तान की कदर पूछें, वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो एग्जाइल इज लाइफ लेड आउटसाइड हैबिचुअल ऑर्डर, इट इज नोमैटिक, decentered, contrapuntal, but no soon does one get accustomed to it, then its unsettling force erupts anew। फिर repetition of ideas हम देखते हैं। Another important feature of Everett said writing is the repetition of ideas। Repetition imposes certain constraint upon the interpretation of the text। It historicizes the text as something which originates in the world, which insists upon its own being। Said work constantly rehearses the feature of his own peculiar academic and cultural location। सैद का ये जो वर्क है वो रिहर्स करता है उन फीचर्स को, हिज ओन पेक्यूलर एकेडमिक और कल्चरल लोकेशन, जो उसके एकेडमिक और कल्चरल लोकेशन को शो करता है, और द टेक्स्ट ऑफ हिज ओन लाइफ, या फिर वो टेक्स्ट है अपनी ही लाइफ का जो कि उसकी एग्जाइल है, पॉलिटिसाइजेशन है, द लिविंग ऑफ द टू लाइव्स है, द इंसिस्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटी एंड द पैशनेट डिफेंस ऑफ पैलेस्टीन। ठीक है, फलस्तीन का जो उसने एक पैशनेट डिफेंस किया, ये उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो लिखता था। All his essays in one or other way talk about same thing, even he keeps stressing on one thing in one essay। ठीक है, उसके जितने एसेस थे वो इन इन चीज़ों के ऊपर जो है वो स्ट्रेस करते रहे, लेकिन वो एक ऐसे में एक चीज़ के ऊपर जो है वो स्ट्रेस करता था। अगर वो ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा है या ओरिएंटलिज्म के बारे में बात कर रहा है तो उसने एक डिफरेंट ऐसे लिखा। अगर वो कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म के बारे में बात करता है तो वो एक डिफरेंट ऐसे लिखता है। फॉर एग्जाम्पल हिज एसेज लाइक इस्लाम एज न्यूज एंड ओरिएंटलिज्म
talk and language of binary opposition to undermine the West culture and imperialism and its operation in the entire globe. ठीक है, इसने उस वक्त इस्लाम को डिफेंड किया था, हालांकि क्रिश्चियन था, लेकिन उस वक्त इसने इस्लाम को डिफेंड किया था जब उसको एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, ठीक है। और उसने इस ओरिएंटलिज्म ओरिएंट कहते हैं इलाके को, और व्हाट इज ओरिएंटलिज्म? ओरिएंटलिज्म कहते हैं कि जी जो वेस्ट कहते हैं हम सफ़ेद हैं और बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो कहते हैं कि हम काले हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि हम सिविलाइज्ड हैं और ये सारे जो है अनसिविलाइज्ड हैं, इनको पता ही नहीं है कि बात कैसे करें। तो यहाँ पे उसने नॉट ओनली इस्लाम को उसने डिफेंड किया, फ़लस्तीन को उसने डिफेंड किया, बल्कि उसने ओरिएंटलिज्म के बारे में भी बात की, टॉक इन अ लैंग्वेज ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन टू अंडरमाइन द वेस्ट कल्चर। एक बाइनरी ऑपोजिशन थी जिसमें उसने वेस्ट कल्चर को, खुद क्रिश्चियन होने के बावजूद उसने वेस्ट कल्चर को जो है अंडरमाइन किया कि दैट इज द रॉन्ग थिंग, ठीक है। एंड एम्पेरियलिज्म एंड इट्स ऑपरेशन इन द एंटायर ग्लोब, और वेस्ट जो एक एम्पेरियलिज्म का एक रोल प्ले कर रहा है बहबूद के नाम पे, वो बिल्कुल ही गलत है, और उसके ऑपरेशन इन एंटायर ग्लोब, और उसके जो ऑपरेशन है एंटायर ग्लोब पे वो टोटली गलत है, ठीक है। तो बाद में जाके मैंने आपको बताया था कि इसने कश्मीर के इशू पे भी लिखा था, और इसने फिर अफगानिस्तान वॉर पे भी लिखा था। Writer as theorist, out of the issue of Palestine grows one of the most important themes at theory, the role of the intellectual. From the position of a professional literary theorist established in elite academic environment of Columbia University, Said has been retired to adopt the role of spokesperson, called out to talk about political issues, for he had no special qualification. This confirmed his belief in the value of immaturitism, but much more than that, it gave him a vision of importance of exile in empowering the intellectual to be detached from parties and politics in order to speak the truth to power. The sense of non-belonging has confirmed his own sense that the public intellectual needs to speak from margin. It is his unique characteristics of being a prose writer whom invents new position and roles for a writer than just being a critic. फिर इंटेरोगेटिव इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द स्टाइल ऑफ सैड सीम टू बी डिस्कर्सिव, कन्वर्सेशनल। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि द स्टाइल ऑफ सैड सीम टू बी discursive, conversation and even repetitive, but his writings are quite thought provoking, ठीक है। उसकी जो writings हैं वो quite thought provoking होती है। The most striking feature of his essay is that he begins his essay with a question like statement to set a course of discussion in the mind of reader, ठीक है। वो question देखिए, अगर किसी को आपने अटेंटिव करना ना, आप उससे क्वेश्चन पूछना शुरू करना, वो ज़्यादा अटेंटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि रिपीटेशन से और क्वेश्चनिंग से या इंटेरोगेशन से लोग जो होते हैं वो ज़्यादा हाईली अलर्ट होता है, हो जाते हैं। जो रीडर होता है वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है। इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल वाइल discussing the role of an intellectual, Said poses an important questioning the beginning. How far should an intellectual go getting involved? Is it possible to join a party or faction and retain a semblance of independence? सैड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिगनिंग में ही बताता है, पोज करता है कि कैसे एक इंटेलेक्चुअल जो है वो इन्वॉल्व होता है। इज इट पॉसिबल टू ज्वाइन अ पार्टी और फैक्शन, कि क्या ये पॉसिबल है कि इंसान जो है वो एक पार्टी या एक फैक्शन, एक फिरके को ज्वाइन करे, या एक जो है किसी पार्टी को ज्वाइन करे एंड रिटेन अ सिंबलेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, और फिर वो इंडिपेंडेंस के सिंबलेंस को रिटेन करें। This question asking style has poisoned Sayers writing at unique height of literary canon. और ये वो क्वेश्चन था कि क्या आज़ादी के लिए इंसान को किसी फैक्शन या किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ता है। और ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली फिर उसकी लिटरेरी मतलब एक यूनिक हाइट देता है उसके लिटरेरी कैनन। कैनन बेसिकली तोप को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑब्वियसली उसके जाविये को कहेंगे। एम्पेरियलिस्टिक allusions from literature
In Sad's writing, while talking about relationship between the imperialism, colonization, and culture, we come across references of different Victorian novels like Robinson Crusoe, Great Expectation, Heart of Darkness, Mansfield Park to understand the underlying imperialistic ideology. Sad believes that novel has been important in formation of imperialistic attitude, references, and experiences. In Sad's writing, novels are not the ones which caused imperialism, but that the novel is a cultural artifact of bourgeois society. He argues that narratives of emancipation and enlightenment mobilize the people to rise against the yoke of imperialism. Sad ये कहता है कि ये जो नॉवल है ये important information of imperialistic has been important in formation of imperialistic इसके इसका एक बहुत मेजर रोल है फॉर्मेशन ऑफ इम्पेरियलिस्टिक एटीट्यूड के नॉवेल्स ने एक्चुअली जो है एक इम्पेरियलिस्टिक एटीट्यूड जो है जगाया देखिए मीडिया के थ्रू ही एक सोच जो है वो आवाम को दी जाती है दुपट्टा ऐसे तो नहीं सर से उतर गया ना वो दिखाया गया है टीवी पे बार 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 तब भी वो दुपट्टा सर से उतरा ना ऐसे थोड़ी उतर गया ऐसे कल्चर नहीं चेंज होता कल्चर को चेंज किया जाता थ्रू लिटरेचर एंड मीडिया इन दोनों के जो ये दो ही रास्ते हैं बस किसी कल्चर को चेंज करने के आप मीडिया के थ्रू एम्परलाइज कर जाएं मीडिया एम्परलिज्म है या फिर लिटरेचर इम्पेरियलिज्म है अभी हमारे जहन में भी यही लगता है ना हमें कि वो जो इंग्लिश में लिखा होगा ना वो ज़्यादा अच्छा होगा ठीक है तो क्या है कि ये जो नॉवेल्स हैं उन्होंने वो कहता है कि ये इम्पोर्टेंट हैज़ बीन इंफॉर्मेशन ऑफ इम्पेरियलिस्टिक एटीट्यूड कि इन्होंने ये इम्पेरियलिस्टिक एटीट्यूड्स की फॉर्मेशन में एक अहम रोल प्ले करते हैं रेफरेंसेस और एक्सपीरियंसेस इन Sad's writing novels are not ones which caused imperialism but that the novel is the cultural artifact of bourgeois society वो कहते हैं नॉवेल्स जो हैं वो नहीं होते जो कि इम्पेरियलिज्म को कॉज यानी कि इम्पेरियलिज्म की कॉज तो नहीं है लेकिन नॉवल जो होता है वो एक कल्चरल आर्टिफैक्ट है बॉर्जेस कहते हैं मिडिल क्लास सोसाइटी को ठीक है ही आर्ग्यूज दैट नैरेटिव्स ऑफ एमेंसिपेशन एंड एमेंसिपेशन आज़ादी को कहते हैं ठीक है एनलाइटमेंट को कहते हैं नॉलेज को कहते हैं मोबिलाइज द पीपल टू राइज अगेंस्ट द योक ऑफ इम्पेरियलिज्म और वो ये आर्ग्यू करता है कि ये जो नैरेटिव्स हैं एमेंसिपेशन आज़ादी के और एनलाइटमेंट ठीक है ये एक्चुअली मोबिलाइज करते हैं लोगों को कि वो इम्पेरियलिज्म के खिलाफ जाके खड़े हो जाए In short, illusions of previous times fiction is very striking feature of Sad writing. ठीक है और in short ये जो illusions हैं of the previous time fiction वो बहुत ज़्यादा striking feature है Sad की writing पे फिर musicality of text है अच्छा यहाँ पे musicality of text basically text formation को भी कहते हैं ठीक है Sad was a music lover and a musician himself. Sad was fascinated by the connection between memory and music. By how remembrance of things plays, as he once put it, are enacted. Music for Sad was inspiring when he played Schubert's Fantasy in a film about him directed by Salim Brahimi. His face quivered with every note that his hands transported on the keyboard. Indeed, Sad would always make connections and references to Palestine, even in his more esoteric essays about literature, theory, or music. Fantasy might also have served as a kind of premonition for Sad that would be his swang son. His passion for music always made him feel nostalgic about the past and homeland. Even in his text structure, we see a very smooth pattern making his writing bit musical. उसके बाद है coining new terms. Sad coined some useful terms like Orientalism and contrapuntal. ये सारे ओरिएंटलिज्म जो है ये इसी ने लिखे थे ये वर्ड्स मतलब इसी ने खुद इजाद किए कॉइन किया इनको इन हिज बुक ओरिएंटलिज्म Sad defines Orientalism as the acceptance in the West of the basic distinction between East and West as the starting point for elaborating theories, epics, novels, social descriptions and political accounts concerning the Orient. ओरिएंट मैंने आपको बताया है कि इलाके को कहते हैं ओरिएंटलिज्म यानी कि ईस्ट और वेस्ट का आपस में तजाद ईस्ट और वेस्ट के ख्यालात और उनका एक व्यू पॉइंट जैसे मैंने कल आपको कहा था ना कि
यूरोसेंट्रिक व्यू एंड एफ्रोसेंट्रिक व्यू। ठीक है, क्या है ये? दैट इज बेसिकली द ओरिएंटलिज्म। एफ्रोसेंट्रिक व्यू के अफ्रीकन्स का व्यू पॉइंट क्या है, और जो है यूरोपियंस का व्यू पॉइंट क्या है। इट पीपल कस्टम्स माइंड डेस्टिनी टू, और ये सारी चीज़ें उनका कल्चर माइंड डेस्टिनी ये सारी चीज़ें जो है वो बयान करता है। बोरोड फ्रॉम म्यूजिक वेयर इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन थीम्स। The term contrapuntal reading is used by Edward Said in Culture and Imperialism to describe the relationship between narratives set in metropolitan center, or at least in the countryside, of the dominant colonial nations such as England and France, and the colonies upon which the great powers depended for their wealth. ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि उसने एक और वर्ड भी यूज किया था इसी रिलेशनशिप को बयान करने के लिए, द टर्म कॉन्ट्रापंटल रीडिंग यूज बाय एडवर्ड सैड, जो कि कल्चर एंड इंपीरियलिज्म में उसने यूज किया ताकि वो एक डिस्क्राइब करता उस रिलेशनशिप को बिटवीन नैरेटिव सेट इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर। मेट्रोपॉलिटन सेंटर यानी कि दूर बड़े के इलाके में, और एटलीस्ट इन द कंट्री साइड या फिर किसी कंट्री साइड में, और द डोमिनेंट कॉलोनियल नेशंस, या वो जो डोमिनेंट कॉलोनियल नेशंस हैं सच एज इंग्लैंड एंड फ्रांस। देखिए, इन्होंने अगर किसी इलाके को, जैसे मैंने कल आपको डायग्राम बना के दिखाया था कि इनके जो भी किनारों पे, इनकी सरहदों पे जो जो इलाके थे, इन्होंने उनको कॉलोनाइज कर लिया, या जहाँ जहाँ, क्योंकि वेस्ट के अंदर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक जिसे कहना चाहिए एक कंपटीशन चल पड़ा था। ठीक है, कि इनको चाहिए था रॉ मटेरियल, चीप लेबर और लैंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हर चीज महंगी हो गई। ठीक है, ब्लैक डेथ ने वैसे ही लंदन में बहुत सारे लोग मर गए थे ब्लैक डेथ की वजह से। ठीक है, तो उसकी वजह से वो लेबर भी, जो लेबर क्लास थी वो सबसे ज्यादा मरी। जितनी भी वबाई अमराज होते हैं उसमें लेबर क्लास ज्यादा मरती है, और जब लेबर क्लास मर जाती है तो ऑब्वियसली हर चीज महंगी हो जाती है, और लेबर नहीं रॉ प्रोड्यूस करना है, रॉ मटेरियल लेबर ही करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उनके सारे खेत खलियान ये सारी चीजें तो खत्म हो गई। अब इनके अंदर एक कंपटीशन शुरू हो गया कि कौन कितने गरीब ममालिक को कॉलोनाइज करेगा, कितना उस पर कब्जा करेगा, ताकि वहां से वो मैक्सिमम जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सके। क्या एक्सट्रैक्ट करना था इन्होंने? वही रॉ मटेरियल, चीप लेबर और लैंड। तो वो यहाँ पे यही बता रहा है, वो कह रहा है मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स कहते हैं दूर पड़े के इलाकों में मैं जाके और अपनी किसी रिश्तेदार के घर में, जैसे वो कहते हैं ना कि वो घर बर्बाद हो जाते हैं जिनके फैसले चाचे करते हैं या मामू करते हैं, यानी कि वो फिर उन्होंने चाचे और मामुओं ने क्या किया होता है, वो मेट्रोपॉलिटन सेंटर बना देते हैं कि घर तुम्हारा होगा, चलेगी हमारी। तो इसी तरीके से ये जो डोमिनेंट नेशंस होती हैं ना, ठीक है, ये क्या करती हैं, कॉलोनियल नेशंस जो होती हैं, ये एक मेट्रोपॉलिटन सेंटर बना लेती हैं दूसरे, जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में बना लिया। ठीक है, इसी तरीके से इसराइल ने फलस्तीन के अंदर। तो ये क्या होता है, ये कॉलोनाइज कर सकता है कि अब हमारी चलेगी और हमें यहाँ से ये चीजें चाहिए। तो एंड द कॉलोनीज अपॉन विच द ग्रेट पावर्स डिपेंडेंट फॉर देयर वेल्थ, और ये जो कॉलोनीज होती हैं, इन्हीं कॉलोनीज से, यानी कि ये जो कॉलोनाइज कर लेते हैं, एक्चुअली अब हम क्या कहेंगे, अगर अमेरिका ने या इंग्लैंड ने जाके अफ्रीका में अपनी उस पर डोमिनेट कर गया है, वहाँ पे जाके अपना मेट्रोपॉलिटन सेंटर बना लिया, तो हम कहेंगे उसने अफ्रीका को कॉलोनाइज कर लिया है, और अफ्रीका अब इसकी कॉलोनी है। ठीक है, अफ्रीका जो है वो अब इंग्लैंड की या ब्रिटेन की कॉलोनी है। ठीक है, तो ये वही चीज है कि कॉलोनीज अपॉन विच द ग्रेट पावर डिपेंडेंट फॉर देयर वेल्थ, ये वो कॉलोनीज हैं जिसपे ये जो ग्रेट पावर्स हैं, यानी कि जो वेस्ट है, वो डिपेंडेंट है। अगर ये वहां से अपनी फौज हटा लेंगे, वहां से अपने मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स हटा लेंगे इन द नेम ऑफ इंपीरियलिज्म, तो फिर इनकी दौलत कैसे चलेगी? यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ये मटेरियल लेते हैं, उसको बनाते हैं और उसको कई गुना महंगे दामों बेचते हैं। ठीक है, और बेचते भी गरीब वाले कहते हैं नहीं जी हमने तो बाहर की चीज ही खानी है, हमने तो बाहर का परफ्यूम, ये इम्पोर्टेड परफ्यूम है। ठीक है, ये इम्पोर्टेड कपड़ा है।
तो वो ये नहीं पता कि इधर से ही गया। सबसे बेहतरीन टेक्सटाइल पाकिस्तान का है, जो कपास यहाँ पे पैदा होती है वो बाहर नहीं पैदा होती, ठीक है, वो रेशम यहीं पे बनता है। समझ आई बात? लेकिन हमें बस इम्पोर्टेड लेना है। तो कंक्लूजन क्या है? एडवर्ड सेड प्रो स्टाइल इज इंस्पायरिंग, जनरेटिव एंड एलोक्वेंट फॉर राइटर्स स्ट्राइविंग टू create a structure of clarity and meaning. Said as few competitors, he is different from all other prose writers in sense of content and text. The concept which he deals which are not discussed by any other prose writer. Underneath the self-posturing verbiage, there is an acute analytic mind at work. Sad is not a critic but a socialist and a reformer as well. By dealing with sensitive issues like colonization, imperialism, and trying to counter Islamophobia presented by West. उसने बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज पे बात की है, जैसे कॉलोनाइजेशन, जैसे हमने कल्चरल एम्परलिज्म पे उसने बात की, ट्राइंग टू काउंटर इस्लामोफोबिया प्रेजेंटेड बाय वेस्ट। वेस्ट इस्लामोफोबिया से डरता है, वेस्ट को डर लगता है इस्लाम। आपको पता है क्यों डरता है वेस्ट इस्लाम से? इस्लाम के अंदर या तो है या फिर नहीं है, हक और कुफर के दरमियान एक लाइन है। वो कहते हैं ये इतने रिजिड लॉज हैं, हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये अगर आगे, वो कहते हैं शराब पियो लेकिन उस वक्त पियो जब किसी को नुकसान ना हो, यानी कि गाड़ी ड्राइव करो तो शराब पी लो, सॉरी ना पियो, लेकिन अगर आप घर में हो तो पी लो। इस्लाम कहता है अगर हराम है तो हराम है, नहीं पीनी तो नहीं पीनी, ठीक है। तो वो ये कहता है अगर किसी को नुकसान नहीं होता और तो आप जो है वो शराब पी लें, यानी कि ड्यूरिंग ड्राइविंग ना पिए, आप बाहर जाते हुए ना पिए, लेकिन आप घर में अकेले अगर बैठे हैं तो आप पी लो, ठीक है, एटलीस्ट आपके नफ्स को तो सुकून मिलेगा। तो इस्लाम कहता है कि नहीं भाई, या तो है या फिर नहीं है, या तो हराम है या हलाल है, ठीक है। तो ये चीज़ इनको बड़ा डर लगता है, अगर ये हो गया तो फिर हमारा क्या बनेगा। ही मोस्टली फोकसेस ऑन थीम। इन शॉर्ट, मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ सैड प्रोज स्टाइल आर हिज यूज ऑन रियलिस्टिक इल्यूजन एंड कॉइनिंग ऑफ न्यू टर्म्स, ठीक है। और सैड प्रोज स्टाइल की जो मेन प्रोमिनेंट फीचर क्या है, वो जो उसने इम्पेरियलिस्टिक इल्यूजन्स हमारे सामने रखी हैं और कॉइनिंग ऑफ न्यू टर्म्स। ये जो न्यू टर्म्स जैसे उसने हमें बताई हैं, जैसे जैसे हमने ओरिएंटलिज्म जो है, ये इसने ये टर्म ईजाद की है कि ओरिएंटलिज्म भी कोई चीज़ होती है, ओरिएंट से ओरिएंटलिज्म। और इसी तरीके से इम्पेरियलिस्टिक एल्यूजन्स जो इसने हमारे सामने बयान किए हैं, ये सारी चीज़ें इसके प्रो स्टाइल को और भी ज़्यादा हाईलाइट करती हैं। अब यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा मेरे से पूछ लें। एनी क्वेश्चन क्लास?